तो दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। सोचो, तुम्हें किसी जादुई दुनिया में भेज दिया गया हो, लेकिन पता चलता है कि तुम दुनिया के सबसे कमजोर इंसान हो। कमजोर नहीं, औसत से भी नीचे, बल्कि सबसे कमजोर। शाओलिन के आंकड़े इतने खराब थे कि वो एक रिकॉर्ड बन गए। ऐसा रिकॉर्ड जो कोई नहीं चाहता था। लेकिन जब सब उसके बेकार टैलेंट पर हंस रहे थे, उन्हें क्या पता था कि वो एक एसएस रैंक चीट स्किल छिपा रहा है। एक ऐसी गजब की काबिलियत जो उसे बाकियों से 100 गुना तेजी से सीखने देती है। और डरावनी बात तो यह है कि शाओलिन लोगों के अनोखे स्किल्स को कॉपी भी कर सकता है और उन्हें अपना बना सकता है। क्या होगा जब एकेडमी का सबसे कमजोर नया छात्र दूसरों के टैलेंट चुराने और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने की ताकत हासिल कर ले। खैर, बस इतना समझ लो कि जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वो ज्यादा देर तक हंसने वाले नहीं थे। अगर आपको ओवर पावर्ड प्रोटैगोनिस्ट, अविश्वसनीय ग्रोथ और संतोषजनक बदला पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी का नाम है सुपर मैजिक एकेडमी का एसएस रैंक नया छात्र। तो चलिए कहानी में गोता लगाते हैं। किसी को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा था। युवक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली क्योंकि आसपास का शोर बहुत ज्यादा था। कंफ्यूज होकर उसने सोचा कि आखिर चल क्या रहा है। कमरे के अंदर अनगिनत लोग जमा थे। युवक हैरान और कंफ्यूज्ड दिख रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या इनमें से कोई कौन है। कुछ पल पहले वह अपने घर में सो रहा था, लेकिन अब वह एक बिल्कुल अनजान जगह पर जाग गया था। उसने सोचा कि क्या उसका अपहरण कर लिया गया है या यह सब सिर्फ एक सपना है। अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। फिर उसे वह अजीब खत याद आया जो उसे मिला था। यहाँ का हीरो शाओलिन है, हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है। असली नौकरी मिलने से पहले वह वीडियो गेम्स में अकाउंट्स को पावर लेवल करके अपनी जिंदगी जीता था। दिन में पहले उसने गेम में कई मैच जीते थे और दिन का काम खत्म करने के बाद उसने आराम से अपना फोन स्क्रॉल किया। ब्राउज करते समय उसने एक वीडियो देखा जिसमें एक पिता अपने बच्चे को बेरहमी से पीट रहा था। यह दृश्य उसे तुरंत याद दिलाता था कि कैसे उसके अपने पिता उसे हमेशा बेकार कहते थे। यह साबित करने के लिए कि वह उस बेकार कबाड़ की तरह नहीं है जैसा हर कोई उसे मानता था, शाओलिन ने घर छोड़ दिया और अकेले रहने का फैसला किया। वह साबित करना चाहता था कि वह बेकार नहीं है। उसने अभी तक यह नहीं खोजा था कि वह वास्तव में किस चीज में अच्छा था। हालांकि वह कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि आगे क्या होने वाला है। घर छोड़ने के 2 दिन से भी कम समय में उसे आधी रात को अचानक एक अजीब खत मिला। उत्सुक होकर उसने उसे खोला। जैसे ही उसने ऐसा किया, लिफाफे से काला धुआं निकला और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया। वह खत वास्तव में डॉन एकेडमी से एक एडमिशन नोटिस निकला। इसमें कहा गया था कि उसे एक प्रीपरेटरी फ्रेशमैन के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, इससे पहले कि उसे तुरंत वहां टेलीपोर्ट कर दिया गया। सीधे शब्दों में कहें तो शाओलिन को मूल रूप से डॉन एकेडमी नामक उस नरक में एक रहस्यमय खत के माध्यम से जबरन अपहरण कर लिया गया था। शुरुआत में उसे लगा कि यह सब एक अजीब मजाक है। पास खड़े एक आदमी ने देखा कि शाओलिन आखिरकार जाग गया था। आदमी ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि शाओलिन का फिजिकल हेल्थ कितना खराब था कि वह 3 घंटे से ज्यादा बेहोश रहा। आसपास की भीड़ ने तुरंत आदमी से सवाल करना शुरू कर दिया कि वह कौन है। कुछ ने पूछा कि क्या यह अपहरण का मामला है। दूसरों ने चिल्लाया कि वे तुरंत जाना चाहते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। आदमी ने झुंझलाहट में अपनी जीभ क्लिक की। फिर उसने अचानक हमला किया। हमला सीधे सभी के सिर के ऊपर से गुजरा। उसने ठंडक से चेतावनी दी कि वे तुरंत अपना मुंह बंद कर लें। उसने शिकायत की कि हर बैच के फ्रेशमैन में ऐसे बेवकूफ होते हैं। उसने भर्ती विभाग का भी मजाक उड़ाया और सोचा कि क्या वे लोग दिन भर बैठे रहते हैं। उसने खुले तौर पर कहा कि भर्ती विभाग में बिल्कुल मूर्ख भरे हुए हैं। उसने आगे कहा कि चूंकि कोई बहुत देर से जागा है और सबका समय बर्बाद किया है, इसलिए वह अपनी व्याख्या छोटी रखेगा। आदमी ने खुद को चिंचुआन के रूप में पेश किया जो डॉन एकेडमी के क्लास 7 के फ्रेशमैन काउंसलर थे। उसने समझाया कि वे सभी चुने हुए लोग थे जो लगातार खुद को बेहतर बनाने और अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए क्रूर प्रशिक्षण से गुजरेंगे जब तक कि वे अंततः नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं कर लेते। वहां मौजूद अधिकांश लोगों ने तुरंत मान लिया कि वह पागल है। तुआन ने उन्हें शांति से सूचित किया कि इस जगह पर वे शक्ति, धन, अधिकार और यहाँ तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। उसने सभी को अपने पहचान दस्तावेज रखने का आदेश दिया क्योंकि वे तुरंत संभावित मूल्यांकन शुरू करने वाले थे। शाओलिन ने अनुमान लगाया कि वहां कम से कम 200 लोग जमा थे, जिससे यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण अपहरण का मामला नहीं हो सकता था। यह जगह असल में क्या है, वह सोच रहा था। और क्या वह अब भी
पृथ्वी पर है भी या नहीं, इस पर भी उसे शक हो रहा था। नई दुनिया जैसा वाक्यांश तो किसी एलियन माइग्रेशन प्रोजेक्ट की कहानी लगता था। वह यह भी सोच रहा था कि क्या तथाकथित क्षमता मूल्यांकन वीडियो गेम में कैरेक्टर स्टैट्स की तरह ही काम करता है। कुछ देर बाद एक आदमी एक अजीब सी पॉड में चढ़ा। कुछ पलों बाद मशीन से एक तेज बीप की आवाज आई जो स्कैन के पूरा होने का संकेत दे रही थी। तुआन ने नतीजों पर नजर डाली और ठंडे अंदाज में घोषणा की कि आदमी का कुल एट्रीब्यूट वैल्यू सिर्फ 24 था और उसे पूरा कचरा कहा। फिर उसने तुरंत अगले आदमी को आगे आने का आदेश दिया। अगला एक मस्कुलर दिखने वाला आदमी अंदर गया और उसे 32 अंक मिले, जिसे तुआन ने कुछ ठीक ठाक माना। चुआन ने समझाया कि औसतन हर बैच में केवल 1 या 2 छात्र ही ऐसे होते हैं जिनके डेटा पर वास्तव में ध्यान देने लायक होता है। उसने कसम खाई कि बाद में वह सीधे प्रिंसिपल को भर्ती विभाग की रिपोर्ट करेगा और उन बेकार के बेवकूफों को कूड़ा छांटने के काम पर लगवा देगा। फिर उसने अधीरता से तुरंत अगले छात्र को बुलाया। शोलिन अगला था जो पॉड में घुसा, लेकिन मशीन सामान्य से कहीं ज्यादा देर तक बीप करती रही। शोलिन ने जल्दी ही नोटिस किया कि उसका मूल्यांकन असामान्य रूप से लंबा चल रहा था। ज्यादातर लोग 6 या 7 सेकंड में खत्म कर लेते थे, लेकिन वह लगभग 1 मिनट से वहां खड़ा था। चिनवान चुपचाप इंतजार कर रहा था। आखिरकार मशीन ने आखिरकार घोषणा की कि स्कैन पूरा हो गया है। हालांकि चुआन ने अचानक शोलिन को रोक दिया क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से नतीजों की जांच करना चाहता था। चूंकि स्कैन में इतना लंबा समय लगा था, वह सोच रहा था कि कहीं कोई असली जीनियस तो नहीं आ गया। लेकिन जैसे ही उसने नतीजे देखे, उसका चेहरा सदमे से बदल गया। स्क्रीन पर शोलिन की प्रोफाइल दिखाई दे रही थी, जिसमें पता चला कि उसकी ताकत, फुर्ती और बुद्धिमत्ता में सिर्फ 2 अंक थे और संविधान में 3 अंक। इसका मतलब था कि उसका कुल एट्रीब्यूट वैल्यू सिर्फ 9 अंक था। जैसे ही चुआन ने यह संख्या देखी, उसका चेहरा पूरी तरह से घिनौना हो गया। उसने बड़बड़ाया कि डॉन अकादमी में आने के बाद से उसने कभी भी इतने दयनीय एट्रीब्यूट वैल्यू वाले छात्र को नहीं देखा था। चुआन ने जोर से घोषणा की कि यह पहली बार था जब उसने सिंगल डिजिट स्टैट्स वाले छात्र को देखा था और खुलेआम शियाओलिन को कचरे की एक दुर्लभ प्रजाति कहा। शियाओलिन ने यह सुनकर तुरंत बुरा महसूस किया। मन ही मन उसने महसूस किया कि वहां कोई भी इस जगह पर घसीटा जाना नहीं चाहता था। उसने कड़वाहट से सोचा कि अगर वे वास्तव में इतने सक्षम थे तो उन्हें उसे तुरंत घर वापस भेज देना चाहिए था। चिनवान बहुत निराश दिख रहा था। उसने स्वीकार किया कि एक पल के लिए उसने सोचा था कि कोई असली प्रतिभाशाली छात्र आया है, लेकिन इतनी देर इंतजार करने के बाद उसकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं। उसने सीधे शियाओलिन को एक निहायती बेवकूफ कहा। यह सुनकर शियाओलिन को वो सब याद आ गया जब लोग उसे अतीत में बेकार कहते थे। बचपन से लेकर वयस्क होने तक शोलिन कहीं भी जाए, लोग हमेशा उसे डांटते थे और उसे बेवकूफ कहते थे। उसे गुस्सा आया कि इस नरक में घसीटे जाने के बाद भी वह उस उपाधि से बच नहीं पाया। चिनवान ने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे एट्रीब्यूट्स के साथ परीक्षा देना मूल रूप से आत्महत्या था। उसने यह भी जोड़ा कि सालिन को एक आइडेंटिटी नेम प्लेट देना एक पूरी बर्बादी थी, लेकिन सालिन ने अचानक उससे नेम प्लेट छीन ली। उसने चिल्लाकर कहा कि वह सचमुच बेवकूफ है या नहीं, यह कभी भी एक नंबर से तय नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो, वह व्यक्तिगत रूप से खुद परीक्षा देगा। चिनवान हंसा और टिप्पणी की कि छात्र के पास निश्चित रूप से एक जिद्दी मुंह था। उसने ठंडे दिमाग से फैसला किया कि वह इंतजार करेगा और देखेगा कि वास्तविकता शोलिन के मुंह पर तमाचा मारती है। उसने उसे चेतावनी भी दी कि बाद में परीक्षा के दौरान डर के मारे पेशाब न कर दे। उस पल एक महिला ने चिनवान द्वारा पहले बताए गए प्रतिभाशाली छात्रों के बारे में पूछा। चिनवान ने समझाया कि वे भाग्यशाली कुछ लोग थे जिन्हें खुद भगवान ने व्यक्तिगत रूप से पसंद किया और पाला था। वे नई दुनिया में जीवित रहने की सबसे मजबूत गारंटी थे और शक्तिशाली बनने के लिए नियत थे। इस बीच बाकी कक्षा को पहले प्रवेश परीक्षा से बचने का तरीका खोजना था। एक और महिला ने चिनवान द्वारा पहले बताई गई अकल्पनीय दौलत और शक्ति के बारे में पूछा। वह जानना चाहती थी कि उन चीजों के बदले में उन्हें किस तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी। चिनवान को याद आया कि उसका नाम गुश शियाओ था। मौजूद सभी लोगों में उसकी शुरुआती एट्रीब्यूट वैल्यू सबसे ज्यादा थी, हालांकि उसकी योग्यता में कोई विशेष प्रतिभा नहीं दिखती थी। उसने समझाया कि अकादमी के भीतर क्रेडिट और मोचन अंक सामान्य मुद्रा के रूप में कार्य करते थे और वे जो कुछ भी चाहते थे उसके लिए विनिमय किए जा सकते थे। गुइया ने शांति से जवाब दिया कि वह समझ गई है। शाओलिन ने खुद को आश्चर्यचकित पाया कि इतनी कोमल
और शांत दिखने वाली लड़की के पास वास्तव में पूरे समूह में उच्चतम गुण थे। उसने यह भी देखा कि चिनवान ने बाकी सभी की तुलना में उससे कहीं अधिक विनम्रता से बात की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह उसे कितना महत्व देता है। चिनवान ने फिर सभी को अपने दिमाग में चेक एट्रीब्यूट्स शब्दों को चुपचाप दोहराकर अपनी स्थिति विंडो जांचने का निर्देश दिया। शाओलिन ने तुरंत खुद कोशिश की। उसके सामने तुरंत एक स्क्रीन दिखाई दी। इसमें उसका नाम उसके वर्तमान 0 क्रेडिट और 0 मोचन अंक के साथ प्रदर्शित किया गया था। उसका कुल प्रारंभिक गुण मान 24 था। उसकी ताकत और चपलता दोनों 2 थी, जबकि उसकी बुद्धिमत्ता 3 थी। उसके शारीरिक हमले के मूल्यांकन और जादुई हमले के मूल्यांकन दोनों को F रैंक किया गया था। स्क्रीन में आगे प्रदर्शित किया गया कि उसका प्राकृतिक जीवन काल 83 वर्ष था। चूंकि वह वर्तमान में 22 साल का था, उसके पास लगभग 60 साल बचे थे। हालांकि नीचे एक चेतावनी ने समझाया कि हर बार जब वह मरता था तो उसके जीवन काल से 10 साल स्वचालित रूप से काट लिए जाते थे। एक बार जब उसका शेष जीवन काल 0 तक पहुंच जाता था तो वह स्थायी रूप से मर जाएगा। यह जानने के बाद शियाओलिन पूरी तरह से सदमे में था। उसके आसपास के अन्य लोग भी वही जानकारी देखकर समान रूप से भयभीत लग रहे थे। अचानक एक बीप की आवाज ने शियाओलिन का ध्यान आकर्षित किया। उसके सामने अचानक एक नया नोटिफिकेशन दिखाई दिया, जिसमें कहा गया था कि छात्र शियाओलिन के भीतर असामान्य उतार चढ़ाव का पता चला है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जैसे कचरा समझे जाने वाले व्यक्ति के लिए वास्तव में एक छिपी हुई प्रतिभा जागृत होगी। शियाओलिन ने जल्दी से पास के अन्य लोगों को देखा। फिर उसे एहसास हुआ कि अन्य छात्रों में से किसी ने भी नोटिफिकेशन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इससे उसे तुरंत संदेह हुआ कि वह अजीब सिस्टम अलर्ट सुनने वाला एकमात्र व्यक्ति था। सिस्टम ने तब प्रदर्शित किया कि डेटाबेस में न तो प्रतिभा का नाम था और न ही प्रतिभा का स्तर। विश्लेषण से पता चला कि शियाओलिन की सीखने की क्षमता में काफी सुधार हुआ था और वर्तमान में इसे स्तर 1 के रूप में मूल्यांकित किया गया था। उसके पास एक निष्क्रिय प्रतिभा थी जो हर गुण की सीखने की क्षमता को 100% बढ़ाती थी। इसके अतिरिक्त उसके सक्रिय कौशल ने उसे एक प्रतिकृति अवसर प्रदान किया। यह क्षमता उसे F रैंक मूल्यांकन के बराबर किसी भी क्षमता को कॉपी करने की अनुमति देती थी, जिसकी कॉपी की गई प्रभाव 3 मिनट तक रहता था। हालांकि प्रतिभा की क्षमताओं को कॉपी नहीं किया जा सकता था, चूंकि इस प्रतिभा का कोई पूर्व उदाहरण मौजूद नहीं था और इसके बारे में कोई वर्तमान नियम नहीं थे। सिस्टम ने घोषणा की कि इस नई प्रतिभा के पहले धारक को व्यक्तिगत रूप से इसका नामकरण करने का विशेषाधिकार प्राप्त होगा। सीधे शब्दों में कहें, शियाओलिन समझ गया कि वह जल्दी से सीख सकता है और अस्थायी रूप से क्षमताओं को कॉपी कर सकता है। संक्षेप में सोचने के बाद शियाओलिन ने प्रतिभा के लिए एक बहुत ही सरल और सीधा नाम चुना। उसने इसे स्कॉलर स्किल कहने का फैसला किया। प्रतिभा को आधिकारिक तौर पर सिस्टम डेटाबेस में स्कॉलर स्किल लेवल 1 के रूप में दर्ज किया गया। इसकी समग्र प्रतिभा रैंक का तुरंत मूल्यांकन किया गया। इसे SS रैंक प्रतिभा के रूप में मूल्यांकित किया गया। स्कैन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। फिर भी चिनवान भी स्कॉलर स्किल के अस्तित्व का पता लगाने में पूरी तरह असमर्थ था। यह महसूस करते हुए कि उसके पास गुप्त रूप से SS रैंक प्रतिभा है, शियाओलिन मुस्कुराया। आखिरकार उसके पास जीवित रहने के लिए एक असली ट्रम्प कार्ड था। एक छात्र ने अचानक सवाल किया कि जीवन काल का मान वास्तव में क्या मतलब है। उसने घबराहट में बताया कि उसके पास केवल 9 साल बचे थे। यदि एक बार मरने पर 10 साल कट जाते तो उसका जीवन काल तुरंत 0 हो जाता। उसने सोचा कि क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी। चिनवान ने तुरंत छात्र के सिर पर मारा और उसे एक पूरा बेवकूफ कहा। उसने पुष्टि की कि छात्र के पास वास्तव में केवल 9 साल बचे थे। यदि वह एक बार भी मर जाता तो उसके शेष जीवन काल का पूरा घट जाता, जिससे तत्काल मृत्यु हो जाती। हालांकि चुआन ने दूसरों का मजाक उड़ाया कि वे इसे कुछ नुकसान मान रहे थे और बोल्डली घोषित किया कि उन्होंने वास्तव में इसके बजाय जैकपॉट मारा था। उसने समझाया कि बाहरी दुनिया में सामान्य लोग स्वाभाविक रूप से हर साल 1 साल का जीवन खो देते थे और यदि वे खतरे का सामना करते और मर जाते तो वे हमेशा के लिए चले जाते थे। लेकिन डॉन एकेडमी के अंदर जीवन काल को ही एक कीमती संसाधन माना जाता था। यह मुद्रा की तरह काम करता था। मिशन पूरा करके वापस कमाया जा सकता था, अंकों के लिए बदला जा सकता था और खुद को मजबूत करके बढ़ाया भी जा सकता था। दूसरे शब्दों में वे वास्तव में खोए हुए वर्षों को ठीक कर सकते थे। अपना स्पष्टीकरण खत्म करने के बाद उसने पूछा कि क्या सबको समझ आ गया। छात्र
निराशा में डूब गया। चिनवान ने समझाना जारी रखा कि अकादमी वास्तव में उन्हें अपनी किस्मत पूरी तरह से बदलने का एक मंच प्रदान कर रही थी। अकादमी शक्ति, ज्ञान, धन और यहाँ तक कि विस्तारित जीवन काल भी प्रदान कर सकती थी। जब तक किसी के पास पर्याप्त क्रेडिट और एक्सचेंज पॉइंट थे, तब तक सिद्धांत रूप में अनंत जीवन भी असंभव नहीं था। गुसिया ने फिर पूछा कि क्या यह अजीब कानून केवल अकादमी के भीतर लागू होता है या यह हर जगह सार्वभौमिक रूप से मौजूद है? चिनवान ने जवाब दिया कि एक बार जब कोई आधिकारिक तौर पर अकादमी का छात्र बन जाता है तो कानून स्वचालित रूप से प्रभावी हो जाएगा। इसलिए जब तक वे पृथ्वी पर रहते हैं वह कानून हमेशा उन पर लागू होता रहेगा। इसके बाद चिनचुआन ने घोषणा की कि सभी अनावश्यक बकवास खत्म हो गई है और घोषणा की कि प्रवेश परीक्षा तुरंत शुरू होगी। उसने सभी को वहीं रहने का आदेश दिया। अचानक कमरे में एक सिस्टम घोषणा गूंजी जिसमें कहा गया था कि टेलीपोर्टेशन की तैयारी चल रही है और उलटी गिनती शुरू हो गई है। उलटी गिनती 3 से शुरू हुई, फिर 2 तक गिरी और जैसे ही यह 1 तक पहुंची, हर छात्र बैंगनी रोशनी की धारियों में बदल गया। फिर वे सब गायब हो गए। चिनवान ने तुरंत शिकायत की कि ताजा छात्रों के इस बैच में कोई भी वास्तव में प्रतिभाशाली छात्र नहीं था, जिसका मतलब यह भी था कि उसे इस बार निश्चित रूप से अच्छा मूल्यांकन स्कोर नहीं मिलेगा। उसने अपनी बदकिस्मती को कोसा। अचानक किसी ने उसे जोर से पुकारा। सिगार पीता हुआ एक आदमी आराम से चिनवान के पास आया। आदमी ने गर्व से डींगे मारी कि क्लास 3 ने 2 प्रतिभाशाली फ्रेशमैन दिए थे। एक ने ए रैंक की प्रतिभा हासिल की थी, जबकि दूसरे के पास बी रैंक की प्रतिभा थी। फिर उसने मजाकिया अंदाज में पूछा कि चिनवान की तरफ क्या चल रहा है। चिनवान ने थकी हुई आह भरी और शिकायत की कि उसकी क्लास में केवल एक प्रतिभाशाली छात्र था, जिसके कुल शुरुआती आंकड़े 40 अंकों से थोड़ा ही अधिक थे। आदमी ने सवाल किया कि प्रतिभा खुद किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखती है तो उच्च अंकों का क्या मतलब है। उसने बताया कि पिछले साल ईगल कंट्री ने कथित तौर पर एक SS रैंक फ्रेशमैन दिया था। चिनवान ने तुरंत जवाब दिया कि अफवाह पहले ही खारिज कर दी गई थी। केंद्रीय डेटाबेस में किसी भी SS रैंक प्रतिभा का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसका मतलब था कि ऐसी चीज इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। उसने आगे कहा कि एक सिंगल S रैंक प्रतिभा भी पूरे ग्रह पर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ मानी जाती है। गोबलिन जंगल के गहरे अंदर छात्र एक गुफा के सामने पहुंचे, जहां एक भयानक गंध से उनका सामना हुआ। सबने घृणा से अपनी नाक ढक ली। शाओलिन के सामने अचानक एक स्क्रीन दिखाई दी। सूचना में उसे सूचित किया गया कि प्रवेश परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। अनिवार्य मिशन में कहा गया था कि वे वर्तमान में गोबलिन के घोंसले में गहरे हैं और सुरक्षित क्षेत्र में सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए 1 घंटे के भीतर जंगल से भागने की आवश्यकता है। 2 वैकल्पिक मिशन भी थे। पहले में 5 गोबलिन को मारने की आवश्यकता थी, जबकि दूसरे में गोबलिन राजा को हराने की आवश्यकता थी। अनिवार्य मिशन पूरा करने पर उन्हें 10 क्रेडिट और 100 एक्सचेंज पॉइंट मिलेंगे। वैकल्पिक मिशन 1 पूरा करने पर अतिरिक्त 10 क्रेडिट और 200 एक्सचेंज पॉइंट मिलेंगे। इसलिए बीच वैकल्पिक मिशन 2 को पूरा करने पर उन्हें 20 और क्रेडिट और 500 एक्सचेंज पॉइंट मिलेंगे। उसी समय शियाओलिन को एक प्री स्टूडेंट एक्सक्लूसिव गिफ्ट पैक भी मिला। गिफ्ट पैक में एक रैंडम हथियार था। एक और सिस्टम अधिसूचना ने सभी को सूचित किया कि प्रवेश परीक्षा के दौरान कोई मौत की सजा नहीं होगी। यह जानकर कि मरने पर भी उनके जीवन काल में कटौती नहीं की जाएगी, छात्र तुरंत खुशी से झूम उठे। शियाओलिन को एक नौसिखिया स्टाफ +1 मिला। इसकी जादुई हमले की रेटिंग F रैंक थी। संलग्न कौशल को एनर्जी बॉल कहा जाता था, जो हर बार इस्तेमाल होने पर मानसिक शक्ति की खपत करता था। उसी समय उसने बेसिक वैंड मास्टरी कौशल भी अनलॉक किया। इसका वर्तमान स्तर लेवल 1 था, जिसमें 0 से 100 अनुभव अंक थे। अनुभव अंक और हथियार कौशल देखकर शियाओलिन को उन खेलों की याद आ गई जो वह अक्सर खेलता था। चूंकि ऐसा था, उसने खुद स्टाफ का परीक्षण करने का फैसला किया। फिर उसने एक हमला किया, मंत्र दीवार से टकराया और एक ध्यान देने योग्य डेंट बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।